आप सभी की खिदमत में सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बड़े खुलूस व मोहब्बत के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ और सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ कि वो आज के मुशायरे की कार्रवाई को शुरू करने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। पोइट्री नाइट कुल हिंद मुशायरा अवार्ड सेरेमनी का ये मुशायरा है और इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों से यहाँ शोरा इकराम की मौजूदगी, जमील असगर की ये कोशिश, मोहतरम फजलुर रहमान साहब की सदारत, तकवीम आज़मी उर्फ भुट्टो भाई की सरपरस्ती और हमारे मेहमानान में एम.ए. हुसैन साहब, डॉक्टर सैयद आबिद साहब, अलीम खान साहब, अशफाक खान साहब, मिराज खान साहब, आसिफ खान साहब, कुतुबुल्ला भाई, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, इस अवार्ड सेरेमनी के सिलसिले में इंडस्ट्री से जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सबका भी मैं मशकूर हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नाम अल्तमश अब्बास ने मुझे बताया, रफीक राजा साहब का, सरगम खान साहिबा को मैं बखूबी जानता हूँ और जिनको नहीं भी जानता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगले आधे एक घंटे में सबको जान भी जाऊंगा, इसलिए अभी फिलहाल जो जानने का वक्त है उसको मैं बचाता हूं ताकि जल्दी से बातचीत शुरू की जाए। मुशायरों में एक जमाने से बड़े बड़े मुशायरों का हिस्सा होने का नसीब मुझे मिला और अल्लाह का करम रहा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों का हिस्सा रहा। हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 15 से 20 मुल्कों में जाने का मौका मिला। एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर आया, दुनिया के सबसे बड़े लगातार चलने वाले मुशायरे की निजामत जो 102 घंटे 23 मिनट तक लगातार चला, उसकी निजामत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर आया। ये सारे काम हुए, लेकिन जैसा कि अभी भाई असद बस्तवी कह रहे थे कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि नदीम भाई का नाम जमील ने शायद ऐसे ही छाप दिया है। ऐसा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, कारोबार के लिए बहुत सारे काम होते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं रिश्तों को निभाने के लिए। जमील असगर ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि नदीम भाई मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर आप इसमें आ जाएंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं जरूर आऊंगा, और अल्लाह गवाह है मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि बगैर किसी मुतालबे के, बगैर कोई मामला तय किए हुए यहां तक आ गया हूं। और जमील असगर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये जाने, बहरहाल मैं अपना काम पूरी तरह से करना चाहता हूं। अब आप लोग भी मुझे इजाजत दे दें तो मैं इस सफर का आगाज करूं। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ जो मेरी अकीदत के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे अक्सर मुशायरों की शुरुआत करता हूं। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए मुझे पहचानते हैं या टेलीविजन चैनलों पर जिन्होंने मुझे सुना है, वो जानते हैं कि ये मेरी अकीदत का मामला है कि मैं इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हज़रात गिरामी, ये खूबसूरत सी महफिल है। आज की रात जो 1-2 घंटे हम साथ साथ सफर करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें मोहब्बतों की होंगी, बहुत सारी बातें दिलों को जोड़ने की होंगी, बहुत सारी बातें मोहब्बतों में मिलने बिछड़ने की होंगी। ये सारी बातों को कहीं न कहीं से शुरू करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं मुंबई में हूँ, इंडस्ट्री के लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे ये कहना चाहिए सबसे पहले कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो ये अब इस सफर का आगाज करना है, इसलिए बहुत ज्यादा देर बातचीत ना करके सिर्फ एक शेर आप सबकी नजर करता हूं। दुनिया के तमाम मसाइल का हल, दुनिया के तमाम जख्मों की दवा सिर्फ एक लफ्ज में छुपी हुई है, और वो लफ्ज मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से,
मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। हजरात गिरामी, मोहब्बतों से ही मामले बनते हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए थोड़ी देर हम मोहब्बतों के साथ इस खूबसूरत से हॉल में बैठकर एक दूसरे के दिलों को करीब से समझने की कोशिश करें। इस सफर का आगाज करता हूं, पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। पहली गजल अब आपको सुननी है, उसके लिए पहले शायर को बुलाऊंगा, लेकिन अपने तमाम शायरों से एक बात कहना चाहता हूं। एक जमाना था जब 5 दिन की क्रिकेट होती थी, 2 बार तुम खेलो 2 बार हम खेलें, अगर मैच पूरा हो गया तो जीत हार का फैसला हो जाएगा, नहीं हुआ तो ड्रॉ हो जाएगा, जिसे टेस्ट मैच कहते थे। उसके बाद वनडे का जमाना आया, 50 ओवर तुम खेलो 50 ओवर हम खेलें, आज ही फैसला हो जाएगा। उसके बाद अब जमाना आ गया 2020 का। 2020 का मतलब क्या है, 20 ओवर तुम्हारे 20 ओवर हमारे, इतने में ही मामले को फाइनल करना है, ठीक है ना। लेकिन एक बात 2020 का एक उसूल आपको बताना चाहता हूं, अपने तमाम शायर दोस्तों को बताना चाहता हूं। 2020 क्रिकेट का एक सबसे बड़ा उसूल यह है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ, ठीक है ना। तो कम से कम बॉलों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का काम करना है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। सरगम खान साहिबा, होता क्या है कि मुशायरों में आमतौर पर जो जाने पहचाने चेहरे और जाने पहचाने नाम होते हैं, उनके बारे में लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा जाना पहचाना सा नाम है, तो ये अच्छा पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी ने कभी कहा था कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। तो आइए मैं चाहता हूं कि एक नए शायर से आज के मुशायरे के सफर का आगाज करूं। मणिपुर, मैं मणिपुर हूं, ये नज्म ये अमर पटेल साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने मणिपुर के मुख्तलिफ मनाजिर अपनी नज्म में अपने मिसरों के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की। न्यूज चैनल्स के जरिए या यूं कहिए सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम मनाजिर कई बार आपके सामने आए हैं, आपने बार बार उनको देखा, सुना और उस पर अफसोस का इजहार किया। लेकिन शायरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जख्मों को शुमार किया जाए। शायरी का मतलब और मुशायरे का मतलब ये है कि सिर्फ जख्म शुमार करने से काम नहीं होता, बल्कि उन जख्मों का मरहम भी तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि सिर्फ मणिपुर पर अफसोस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें और आपको यहां अगर 100 लोग भी बैठे हैं, तो अगर ये 100 लोग भी इरादा कर लें क्या हम अपने मोहल्लों को, हम अपने कस्बों को, हम अपने गांवों को, हम अपने शहरों को दूसरा मणिपुर नहीं बनने देंगे, तब यकीनी तौर पर हमारी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आएंगी। और उसके लिए यही जरूरी है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। यही है एक ऐसी सच्चाई जिसे हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा। शायद किसी भी सियासी पार्टी या सियासी आइडियोलॉजी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जहां जहां जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये शायद की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करते हैं। यही इसी बात पर हम फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हम कलम के साथ गद्दारी नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत खूबसूरत सा माहौल बना दिया। अब माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का करना मेरी जिम्मेदारी है। जितने लोग यहाँ बैठे, बहुत सारी बहनें बैठी हैं, एक बात कहना चाहता हूँ। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सरगम खान साहिबा ये भी बात इतनी ही सच्ची है कि आजकल हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो हो ही इतनी होशियार गई हैं कि हाथ ही कामयाब आदमी के पीछे रहते हैं। अच्छा, ये तो इसका एक पहलू है, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू समझें तो कहा तो ये जा रहा था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
लेकिन इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए आप वहां तक पहुंचे तो फिर आप समझ गए तो फिर ठीक है। तो अब ऐसे लोग भी कामयाब हुए हैं कि जिनके पीछे कोई औरत नहीं है, लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी के किरदार में होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो बीवी होती है, या कभी माँ होती है। एक औरत के ये अलग अलग किरदार हैं। जिंदगी में सभी किरदारों को निभाना एक औरत की जिम्मेदारी है। इन किरदारों को निभाते निभाते उसकी सोच बदलती है। बेटी से माँ तक बनने में, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक पहुंचने में उसे जहां जिन जिन हालात से गुजरना पड़ता है, उन एहसासात को समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पास बहुत सारी शायरात हैं, इन्हीं में से किसी को बुलाना है। मैं बाबा चौधरी, जो कर्नाटक के एक बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत है, एक सियासी और समाजी शख्सियत के तौर पर उनका शुमार होता है। बहुत ही इंसानियत दोस्त और बहुत ही अपने इलाके में लोगों के सुख दुख में शरीक होने वाली एक ऐसी शख्सियत। अदबी हलकों में भी बाबा चौधरी साहब का शुमार उन जिम्मेदार लोगों में होता है जिनके तवस्सुल से उर्दू और गजल और शायरी की महफिलें आरास्ता होती हैं। बाबा चौधरी साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं गुजारिश करता हूं एक बार सारे लोग मिलके, बाबा चौधरी साहब आपकी मोहब्बत से यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका इस्तकबाल करें। रिफत का कलाम सुन रहे थे। अगर उनकी शायरी को आपने गौर से सुना है तो आप ये समझेंगे कि छोटे कस्बों से और अपने गांव को छोड़कर बड़े शहरों तक आने वाले नौजवान अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ताकि गांव में बैठे हुए उनके घर वाले सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार पाएं। अगर मैं इन्हें शायरी की जबान में कहूं तो बात यूं कहूंगा कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहाँ अपना गले लगाना है। हज़रात गिरामी, यही वो कैफियत है जो किसी भी फनकार के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, या फिल्म इंडस्ट्री में नगमा निगार हो, या मौसीकार हो, या फिर वो अदाकार हो, कोई भी हो जिनके साथ फनून लतीफा का कोई भी फन जुड़ा हुआ है, वो ये समझता है कि उसकी कामयाबी की चमक तक पहुंचते पहुंचते वो अपने खून की कितने कतरों को इस जमीन में मिलाता हुआ वहां तक पहुंचा है। यही सच्चाई है। जिस सच्चाई को वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी के एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए तब कहीं जाकर मंजिल पाई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इमरान रिफत का फिर से इस्तकबाल करें। बड़ी अच्छी और सच्ची शायरी हमने उससे सुनी। फिर एक शायरा को अब बुलाने जा रहा हूं, और इसलिए भी अब मुझे बुलाना है कि इससे पहले हबीबा इकराम पढ़ रही थी। हबीबा इकराम ने बहुत सारे सवाल छोड़ के गई थी और उन्होंने जितने भी सवाल छोड़े थे उनका जवाब देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या सभी औरतें इसी तरह से सोचती हैं या ये अकेले हबीबा इकराम का मामला था। वैसे एक नौजवान एक दिन एक मुशायरे में मेरे पास आया, मुझसे बोला कि नदीम साहब देखिए, मेरी महबूबा ने पिछले वैलेंटाइन डे पर मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा था। मैंने उससे कहा, बेवकूफ आदमी, ये बात इस बात की खुशी मनाने का वक्त नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा था, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो जिंदगी में यही सारे मामले इसी तरह से चल रहे हैं। बहरहाल मैं तो यही कह सकता हूँ, तो ये देखना चाहता हूँ कि क्या सभी लोग इसी तरह से सोचने लगे हैं। एक मेहमानान का जिक्र करूं, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब बाबा चौधरी,
یہ बसवा कल्याण कर्नाटक से हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखते हैं एक अदबी और तहजीबी शख्सियत मोहतरम फजलुर रहमान अंसारी साहब, प्रेसिडेंट बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट, जो आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। जनाब तकवीम आजमी भुट्टू भाई आज के मुशायरे के सरपरस्त आला हैं, और इनके अलावा जिन अदब दोस्तों की हमें मोहब्बतें हासिल हैं, उनमें डॉक्टर सैयद आबिद साहब, अलीम खान साहब, अशफाक खान साहब, मेराज खान साहब, आसिफ खान और कुतुबुल्लाह खान साहब की शख्सियत काबिल जिक्र है। मैं इन तमाम अदब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी मोहब्बतों के साथ ये खूबसूरत सी महफिल आरास्ता हुई है। इसके अलावा भाई आरिफ खान साहब सीए, भाई सैफुल्लाह साहब, अहमद भाई, कासिम भाई और इनके तमाम साथी, और इधर जितने भी लोग मेरे यहाँ मेहमानान बैठे हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मौजूदगी से इस मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिलों की तरफ पहुंचने में आसानी हो रही है। आइए हजरात गिरामी, अब एक और शायर से मुलाकात करें और मुझे ये कहने दें, कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज़े तमन्ना है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना, एक तर्ज़े तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को आज के शायर ने इस तरह से पूरा किया कि आज का शायर कहीं ये कहता हुआ नजर आया कि हमारी जिंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है, मुलाकाती जो आता है घुमाकर छोड़ जाता है। कहीं आज का शायर इस तरह से अपनी बात कहता हुआ नजर आया कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। अगर सच्चाइयों को बयान करने का हौसला किया जाए तो आज का शायर इस तरह से अपने शेर कहता है, इस तरह से अपने अशार में आज के हालात को समेटता है कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। यही वो कैफियत है जहां गजल की जबान में जब शायर बात करता है तो आसान आसान लफ्जों में आज के हालात की तस्वीरें बनाता है, और इन्हीं तस्वीरों को एक खूबसूरत सा एक ऐसा गुलदस्ता बनाकर जिसे वो अपनी जबान में गजल कहता है, लेकिन दुनिया की जबान में वो आप बीती को जगबीती बनाने का एक बड़ा कारनामा है। इस कारनामे को एक शायर पूरा करता है। आइए अल्तमश अब्बास से मैं गुजारिश करता हूं, बुनियादी तौर पर रुड़की से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ अपनी आमद दर्ज कराई है। बहुत कामयाबी के साथ ये अपना सफर शुरू करेंगे। मोहतरम निजामुद्दीन राइन साहब तशरीफ ले आए, एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत जो अपनी इंसान दोस्ती के लिए मशहूर है, लोगों की बगैर किसी तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत करना, ये निजामुद्दीन राइन साहब का मामला है। हर हफ्ते टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जरूरतमंदों की मदद के लिए उनका सहारा बनकर खड़ा हो जाना, ये निजामुद्दीन राइन की पहचान है। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। शोरा इकराम का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि मुझे अब आपसे कुछ उल्टी पुल्टी सी बातचीत करनी है। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। अच्छा, ये हौसला भी कोई मेरे जैसा जो है टूटा फूटा कलमकार ही कर सकता है कि अकेले हनीमून में जाने की हिम्मत कैसे करेगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। मैं तो सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। आप सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर बिस्तर पर है और फूल आपके ऊपर है, फजलुर रहमान साहब सदर आली वकार, क्या अजीब तमाशा है। आज के दौर में जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो लोग बच्चों को इल्जाम देते हैं कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और ख्वातीनो हजरात, मेरी बात पे ये भी गौर कीजिए
کہ اب جب بچے بگڑ رہے ہیں تو الزام موبائل پر ہے کہ موبائل نے بچے بگاڑ دیے۔ آخری بات اور سن لیجئے کہ کوئی انسان زندگی میں کتنا ہی خوبصورت ہو، اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھایا جاتا ہے، اور کوئی انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، اتنا بدصورت نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ، جمیل اصغر کو بہت بہت مبارکباد، اصغر نے سجایا ہے۔ التمش نے ایک بات کہی تھی کہ کسی شہر میں اتنے لوگ غزل سننے کے لیے ایک آدمی جمع کر دے، یہ بڑا کمال ہے جسے جمیل اصغر نے پورا کیا ہے۔ میں آپ سے یہاں سے لے کے وہاں تک اس پورے ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میری بات پر جھوٹی تائید مت کیجئے گا۔ اگر آپ کی نظر میں یہ سفر ابھی تک کامیاب ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ مشاعرہ کامیابی کی طرف ہے۔ اگر دایاں اٹھایا تو بایاں بھی اٹھا لیجیے اور اسے تالیوں میں بدل دیجیے تاکہ یہ کیمرہ اسے کور کر لے اور جمیل اصغر کی کامیابی کی صنعت بن جائے کہ جمیل اصغر کی کوششیں اور کاوشیں کامیاب ہو گئی اور یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ ایک اور میزبان شاعر کا نام ہے جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے، اس کے بعد اسد بستوی اور جناب بلال سہارنپوری، دو شاعر بچیں گے جن کا کلام ہم سنیں گے۔